स्कूलिंग में बहुत एवरेज रही, मेरा पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी स्कूलिंग की उसके बाद ही मैं थोड़ी सीरियस हुई हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सिचुएशंस का पता लगा कि आपने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है और बचपन में कि पिताजी का देहांत हो गया है। सर बुक्स बहुत लिमिटेड रखनी चाहिए। एक बुक को 10-20 बार पढ़ लो जिससे वो अच्छे से याद हो जाए, उसके कंसेप्ट समझ में आ जाएं। प्रीलिम्स की बात करूँगा सर, सबसे पहले जो सिलेबस है वो हमें अच्छे से उसका अध्ययन करना चाहिए। और मार्केट से इतनी मोटी बुक ले आई एक और उसी को पढ़ना है। इवन हुआ ये कि मेंस तक भी वो मेरी बुक पूरी नहीं हो पाई, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करती रही। क्योंकि जॉब के साथ आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि हमें फाइनेंशियल हेल्प तो मिल ही रही है, तो जॉब के साथ सर अच्छी तैयारी हो सकती है सर, बहुत अच्छे से। और आपके इस बूढ़ी माताएं जो हैं उन लोगों से क्या आप गुजारिश करना चाहेंगे कि अपने बेटा बेटियों के साथ अगर उनके बच्चे आगे निकलना चाहें तो पढ़ाई रोके नहीं उन्हें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमारे साथ दो सेलेक्टेड आरएस के टॉपर हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। पहले भी हम जयपुर में अलवर में तमाम इंटरव्यू किए हैं, लेकिन आज अलवर से दूर करीब 70-80 किलोमीटर दूर खेड़ली में हम आए हुए हैं। और मतलब कि सौभाग्य ये है कि आस ही पास में दो लोग सिलेक्टेड हैं और दोनों लोगों का मतलब संघर्ष बहुत लंबा रहा है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सहयोग और संयोग से मतलब सेलेक्ट हुए हैं। और यूपीएससी चाहे सिविल सर्विसेज जो भी होता है सहयोग संयोग से सिलेक्ट हो मतलब उसमें हुआ जा सकता है। तो आरएस के दो टॉपर से हम बात करेंगे। हमारे साथ विष्णु बंसल सर हैं जिनकी रैंक 60वीं है, सर एसडीएम बनेंगे। और मैम हैं अंजू अग्रवाल मैम जिनकी रैंक 196वीं है और मैम अकाउंट्स ऑफिसर बनेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना भूलें। राजस्थान के लोग मुझे बहुत प्यार सपोर्ट दिया है, आप ही लोगों की डिमांड फिर से मैं राजस्थान आया हूँ और अभी तमाम टॉपर्स के मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ। तो सर सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू सर। मैम आपको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? सर मेरा नाम विष्णु बंसल है, मैं अलवर ज़िले का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और सिविल सर्विसेज की तैयारी में पिछले 4 वर्षों से कर रहा हूँ और आरएएस में मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट है और वर्तमान में मुझे 60वीं रैंक प्राप्त हुई है। मैम आपका क्या है बेसिक इंट्रोडक्शन? सर मेरा नाम अंजू अग्रवाल है, मैं अलवर ज़िले में खेड़ली कस्बे की निवासी हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं टीचर, सबसे पहले मैं पटवारी में सेलेक्ट हुई थी, उसके बाद मैं टीचिंग ज्वाइन किया और टीचिंग के बाद मैंने आरएएस दिया। आरएएस के बाद मेरा ये 3rd अटैम्प्ट है। लास्ट टाइम मुझे 572 रैंक मिली थी और वर्तमान में मैं अध्यापिका हूँ। सर जो है कि एकेडमिक कैसा रहा आप लोगों का, मतलब पढ़ने में पहले कैसे थे, या बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे या फिर एवरेज स्टूडेंट थे? सर स्कूलिंग के दौरान एवरेज स्टूडेंट्स में आते थे, उसके पश्चात भी एवरेज स्टूडेंट्स में ही रहे। बीएड के दौरान थोड़ी सीरियस होने लगे और उसके पश्चात हमने रफ्तार पकड़ी। जी सर। क्योंकि ये लगता है कि मतलब जो टॉपर होते हैं बहुत ज़्यादा वो मतलब पहले से पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कंसेप्ट होता है स्टूडेंट जो सुनते हैं। तो मैम आपका क्या रहा है बैकग्राउंड, मतलब एकेडमिक क्या रहा है? मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा कि स्कूलिंग में बहुत एवरेज रही, मेरा पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी स्कूलिंग की उसके बाद ही मैं थोड़ी सीरियस हुई हूँ, क्योंकि मुझे अपनी सिचुएशंस का पता लगा और थोड़ी मैच्योर भी हुई, तब मैंने पढ़ाई के बारे में सोचना शुरू किया। तो सर कब आपने ये सोचा होगा कि मतलब मुझे सिविल सर्विसेज करनी है? आप टीचर थे तो कहाँ से मतलब कंसेप्ट आया कि नहीं अब समाज में टीचर तो वहाँ भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन वही है। हालांकि टीचर भविष्य के जो छोटे छोटे मतलब बच्चे होते हैं जो नीति निर्माता के तौर पे आगे चलते हैं, लेकिन एसडीएम सर बहुत स्तर पे मतलब बहुत बड़े स्तर पर सर सिविल सर्वेंट होकर सर काम किया जा सकता है। सर ये कंसेप्ट कहाँ से है? सर 2016 में मेरे स्टाफ से एक आरएएस में सिलेक्शन हुआ था, उनसे मैं इंस्पायर हुआ और उसके पश्चात मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की सर। और अंजू मैम से भी मैं इंस्पायर हुआ था और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की सर इस चीज़ के लिए। मैम आपका क्या रहा, पटवारी से आरएएस का कहाँ से कहाँ तक संघर्ष रहा? पहले पटवारी में सेलेक्ट हुई तो लगा कि फील्ड की जॉब गर्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मुझे टीचिंग में जाना चाहिए, तो मैंने टीचिंग ज्वाइन किया। उसके बाद से जब मैंने देखा कि हमारे यहाँ से कई आरएएस 2012 के बैच में सेलेक्ट हुए थे और एक पुष्कर सर भी थे, तो मैंने उनको देखा, उनसे मार्गदर्शन भी लिया, तो सोचा कि आगे मैं प्रिपरेशन करती हूँ और मैंने तब से प्रिपरेशन जारी रखी। 2013 में मेरा पहला प्रयास था, तब मैं मेंस तक पहुंची थी और 2016 में 572 रैंक मैंने ली, लेकिन मुझे कोई पोस्ट नहीं मिल पाई और वर्तमान में मैंने 196 रैंक प्राप्त की है। मैम जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे इंटरव्यू शूट होने से पहले कि आपने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है और बचपन में कि पिताजी का देहांत हो गया है, तो वो कठिनाइयों क्या क्या थी, थोड़ा बताइए आप मतलब कि एक्सपीरियंस को कि आप क्या क्या कठिनाइयों का सामना किया आपने और कैसे उससे आपने चुनौती करके मतलब यहाँ मुकाम तक पहुँची?
जी, जब मैं 6 साल की थी तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। तो निश्चित रूप से जब परिवार का मुखिया चला जाता है तो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और ऐसे बुरे वक्त में कोई साथ भी नहीं देता। लेकिन फिर भी जब मैं धीरे धीरे चलती गई तो थोड़ा इन संघर्षों ने मुझे मजबूत बनाया और मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये सारा काम मुझे अकेले ही करना है, तो फिर मैं क्यों किसी की राह देखूँ। तो फिर मैंने अपने ही बेसिस पे अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उसमें मैंने कठोर परिश्रम किया, सारी परेशानियों का डटकर सामना किया, जिससे मैं सेलेक्ट हो पाई। सर ऐसा माना जाता है कि कोचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में, लेकिन आप दोनों लोगों ने में से किसी ने कोचिंग नहीं कोई ज्वाइन किया है, सेल्फ स्टडी करके आप दोनों लोग सेलेक्ट हुए हैं। आप तीसरी बार में सेलेक्ट हुई हैं और सर आप दूसरी बार में सेलेक्ट हुए हैं। आप लोग ऐसा लगता है कि यदि हम कोचिंग लिए होते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट हो गए होते हैं, क्योंकि वहाँ एक तो गाइड मिलती ही है। मतलब जो भी एस्पिरेंट सुनते हैं, जो फ्रेशर्स हैं, क्या उन्हें कोचिंग लेना जरूरी है या फिर स्टार्टिंग में सेल्फ से प्रिपरेशन कर सकते हैं? सर ये आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आपके पास संसाधन है तो कोचिंग ली जा सकती है। इससे अच्छा हो पाता है सर, तैयारी अच्छी हो पाती है सर इससे। जी, मतलब और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। मैम आपका क्या कहना है कोचिंग के बारे में? मेरा भी यही मानना है कि कोचिंग आपको, एक तो आपको मटेरियल मिल जाता है वहाँ पे, और दूसरा बहुत सारे जो टफ़ टॉपिक्स होते हैं वो आपकी वहीं कोचिंग में क्लियर हो जाते हैं, जबकि सेल्फ स्टडी में ऐसा नहीं हो पाता। आपको खुद को ही अपना मटेरियल सर्च करना पड़ता है, यूट्यूब की हेल्प से, गूगल की हेल्प से आपको करना पड़ता है और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं मिल पाता और आप अपने आपको स्टैंड कहाँ कर रहे हो ये भी नहीं पता कर पाते। तो कोचिंग इस चीज़ में निश्चित रूप से रोल प्ले करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोचिंग ही सिलेक्शन करवाती है। सिलेक्शन के लिए आपकी सेल्फ स्टडी, आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। आप कोचिंग लो, लेकिन उसके साथ साथ आप अपना खुद का व्यू भी जब तक नहीं डालोगे तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। ओके सर, प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और प्रीलिम्स का बुक लिस्ट आपने कौन कौन से फॉलो किया था? ये बुक जो दिख रहा है बहुत कम ही लिमिटेड बुक, एक्चुअली सर ने बहुत लिमिटेड बुक में पढ़ाई की और मैम ने, तो जी यहाँ पे बुक है, मुझे लग रहा शायद यहीं पढ़ के आप मतलब सेलेक्ट हुए हैं, तो थोड़ा सा बताइए कौन कौन सी बुक है ये? सर बुक्स बहुत लिमिटेड रखनी चाहिए। एक बुक को 10-20 बार पढ़ लो, जिससे वो अच्छे से याद हो जाए, उसके कंसेप्ट समझ में आ जाएं। प्रीलिम्स की बात करूँगा सर, सबसे पहले जो सिलेबस है वो हमें अच्छे से उसका अध्ययन करना चाहिए। सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से हमें याद होना चाहिए और उसके जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक टू टॉपिक हमें तैयारी करनी है। जो फालतू के टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में नहीं हैं उन पे हमें नहीं जाना है किसी भी हालत में। बुक लिस्ट की यदि सर मैं बात करूँ प्रीलिम्स के लिए, तो जैसे कि एम लक्ष्मीकांत है पॉलिटिकल साइंस के लिए, और जैसे स्पेक्ट्रम है हिस्ट्री के लिए, एक लक्ष्य राजस्थान है। तो सर इस तरह की कुछ बुक्स हैं जो बेसिक बुक्स हमें साथ रखनी चाहिए। सर और बुक्स थोड़ा बता दीजिए। हाँ, इसके अलावा सर बुक इसमें है नहीं है, जैसे राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं और जो NCERT हैं उनकी भी सर अपने हेल्प लेनी चाहिए सर इसके लिए, प्रीलिम्स के लिए सर। ओके मैम, मेंस की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? और मेंस में चूंकि प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेंस में जो है वो है आंसर राइटिंग स्किल। तो आंसर राइटिंग स्किल दिन पर दिन कैसे डेवलप किया जाए, और जो बुक लिस्ट का आपने सहारा लिया था वो प्लीज़ मेंशन कीजिए। आंसर राइटिंग के लिए ज़रूरी है कि आप डेली रिटन प्रैक्टिस करें, आप कंसेप्ट के साथ साथ फैक्चुअल बेसिस पे भी वर्क करें। किसी भी टॉपिक को एनालिटिकल अप्रोच के पढ़ने के साथ साथ उसको कैसे कंसाइज वे में लिखना है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में जो होते हैं वो लिमिटेड वर्ड्स होते हैं। उन लिमिटेड वर्ड्स में अपन को अच्छी से अच्छी और सारगर्भित बात कहनी होती है, तो आपको उन सभी का फॉलो करना होता है। दूसरा, मेंस की बुक्स की यदि बात की जाए तो आपको निश्चित रूप से ज़्यादा मटेरियल आपके पास होना चाहिए, लेकिन एक बेसिक बुक को आप अपना बेस बनाएं। उसके बाद यदि अदर मटेरियल कहीं से भी मिलता है तो आप उसमें उसको ऐड करते जाएं। दिन प्रतिदिन जब आप ऐड करोगे तो एक ऐसा एग्जाम से पहले एक ऐसा टाइम आएगा जब आपके पास इतना सारगर्भित मटेरियल होगा वो कहीं नहीं होगा। तो आप बजाय 10-20 बुक्स एक ही टॉपिक के लिए 10-20 नोट्स या 10-20 बुक्स पढ़ने के बजाय एक ही बुक में पढ़ें और उसी में वहीं ऐड करते जाएं, चाहे वो पेजेस लगा दें, चाहे वो साइड में लिख दें, जैसे भी आप अपने आप को सूटेबल समझें, ऐसे करके आप करें। सर जो है कि इंटरव्यू से पहले हम ये बात कर रहे थे, इससे कि बात कर रहे थे कि जो एस्पिरेंट सुनते हैं टॉपर्स का नोट देखना चाहते हैं। आप जैसे कि बता रहे थे कि ईरा सिंघल मतलब जैसे बता रही थी कि वो नोट्स बनाते ही नहीं, तो आप लोगों की नज़र में नोट्स बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, और नोट्स बनाने का जो है कि क्या होना चाहिए, पैटर्न क्या होना चाहिए सर? नोट्स सर एक तो शॉर्ट होनी चाहिए। अगर आपने पूरी की पूरी बुक यदि छाप दी तो उसका कोई सेंस नहीं है। नोट्स शॉर्ट होने चाहिए और आपको रिवीजन में हेल्प करनी चाहिए। इस तरह के नोट्स बनाएं कि आपको वो टॉपिक देखकर उसके जो पॉइंट्स हैं वो देखकर आपको अच्छे से पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए सर। इस तरह के नोट्स होने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें ये टॉपिक है लोकपाल। तो लोकपाल टॉपिक लिखकर इसको रेड पेन से लिखा है,
और अलग कलर के पेन से बाकी सारा मैटर लिखा है इसमें। तो इसमें बहुत शॉर्ट में बताया गया है कि बनाने के लिए कितनी सदस्य समिति होती है, उसके अध्यक्ष कौन है, ये कौन थे, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये, इसके अलावा कहाँ कहाँ पे लोकपाल होते हैं, राज्यों में उनका नाम क्या होता है, इस तरह से ये जो एक्ट है वो कब पारित किया गया था। इसमें हम अलग जो पॉइंट्स हैं जो ऐड हो सकते हैं बाद में, उनको हम यहाँ पे कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये जो नोट्स हैं वो काफ़ी शॉर्ट और अच्छे तैयार हो सकते हैं। मैम, यदि कोई नया एस्पिरेंट तो नहीं कहे, यदि स्टूडेंट यदि वो एस्पिरेंट बनना चाहता है सिविल सर्विसेज का, तो बेसिकली कहाँ से प्रिपरेशन करे? मान लो ग्रेजुएट है, एकदम फ्रेशर है, या फिर 12th पास आउट है और सोच रहा है कि हम RPSC की तैयारी करें, RS की प्रिपरेशन करें, तो कहाँ से स्टार्ट करें? मतलब उससे कुछ कोचिंग नहीं लेना है, सेल्फ से क्या वो डिसीजन है और कहाँ से स्टार्ट करें? मैं सबसे पहले उनके लिए बताना चाहूँगी, जैसे जो 11th 12th पास हुए हैं वो ग्रेजुएशन ही करना चाह रहे हैं अभी, और उसके साथ साथ इसके बारे में सोचते हैं, तो ग्रेजुएशन को भी हल्के में ना लें। जो भी आपकी बुक्स हैं, बेसिक बुक्स जो ग्रेजुएशन में चलती हैं, वो निश्चित रूप से हमें बाद में पढ़नी पड़ती हैं, इससे अच्छा आप पहले ही उनको पढ़ लें। और दूसरा, जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स आती हैं, राजस्थान बोर्ड की जो भी बुक्स हैं, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो पॉलिटी की हो, उनको आप अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपका क्या है, ऑथेंटिक न्यूज़ जो भी आपका मटेरियल है वो आपके पास होगा। फिर आप आगे की बुक्स पे जाएँ, उनको बेस बनाएँ, और जो NCERT से पढ़ाई कर रहे हैं वो NCERT की बुक्स पे जाएं। सर, बुक का बहुत बड़ा बर्डन होता है। बहुत लोग, मैं इंटरव्यू करता हूँ, जैसे एस्पिरेंट के मैंने पहले इंटरव्यू किया है कि कैसे उनका लाइफ स्टाइल होता है, तो मैं देखता हूँ कि रूम में बहुत सारे उन्होंने किताब गाज रखा है, बहुत सारा इतनी लंबी लंबी वो बन रखी किताबों की। तो सर, एक कहा जाता है बुक लिस्ट का बर्डन हो रहा है, तो सर लिमिटेड बुक रखना सभी कहते हैं। सर, ज़्यादा बुक रख के ज़्यादा तरीके से पढ़ा जाए, या फिर एक बुक पर रख के मतलब उसको ज़्यादा वे में पढ़ा जाए? इससे सर, बुक्स बिल्कुल लिमिटेड रखनी चाहिए, और एक बुक को कई बार पढ़ो, जिससे क्या है कि उनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएं, और उसी में हम लोग ऐड करते जाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। मैम, आप 3 बार PT क्वालिफाइड हुई हैं और तीसरी बार मैम फाइनलिस्ट में मतलब सेलेक्ट हुई हैं और अकाउंट्स ऑफिसर बनने जा रही हैं। मैम, 2 बार आपकी क्या गलतियाँ रही है? मतलब बहुत लोग पहली बार में सेलेक्ट होते हैं, कोई 7वीं बार में सेलेक्ट होता है, तो आपने एनालाइज डेफिनेटली किया होगा कि आपकी कहाँ का कमियाँ रह गई है, तो उस कमियों को बताएं जिससे कि और सारे एस्पिरेंट सुने आपको, तो उससे बचें वो। जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, जब मैंने फर्स्ट टाइम मेंस लिखा था, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि कितना कंसाइज पढ़ना है, क्योंकि चूँकि सेल्फ स्टडी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कोई बताने वाला तुम्हें होता नहीं है। तो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी, बस मार्केट से आ गई और मार्केट से इतनी मोटी बुक ले आई एक, और उसी को पढ़ना है। इवन हुआ ये कि मेंस तक भी वो मेरी बुक पूरी नहीं हो पाई, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करती रही। लगता था कि बहुत टाइम दे रही हूँ, लेकिन कोई सारगर्भित टाइम नहीं था, वो ना कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी थी। तब 2016 में मुझे इस चीज़ का पता लगा, जब 2013 का रिजल्ट आया, तब मैंने उस चीज़ को फोकस किया, मैंने सिलेबस निकलवाया। सबसे पहला मैं बोलना चाहूँगी कि सिलेबस को हमेशा अपने दिमाग में रखें। सिलेबस का प्रिंट आउट आपके टेबल पे हमेशा होना चाहिए, जिससे आप जो भी न्यूज़ पढ़ें तो आपको पता लगे कि ये मेरे सिलेबस के किस पार्ट से आई है ये न्यूज़, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। दूसरी बात, चूँकि इसमें मेंस का सबसे बड़ा रोल होता है, प्रीलिम्स में फैक्चुअल नॉलेज होती है, आप जितना फैक्चुअल उसमें अच्छे से करते हो वहाँ आप अच्छे से सेलेक्ट हो जाते हो, जबकि मेंस में जो है वो आपको रिटन प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैंने रिटन प्रैक्टिस पे थोड़ा सा ध्यान दिया 2016 में। मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और जब मैं दे पाई तो मैंने टेस्ट सीरीज़ दी और अपने आप को एनालिसिस किया। फिर भी 2016 में मुझे लगा कि कट ऑफ से सिर्फ नंबर आना ही ज़रूरी नहीं है, आपको अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू से भी ज़्यादा रोल मेंस का होता है। अब की बार मैंने बहुत मेहनत की इस विषय में, और चूँकि जो 4th पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, उस पर निश्चित रूप से सभी बच्चे फोकस भी करें। तो मैंने सारे चारों पेपर पे प्रॉपर फोकस किया, और जो भी 2016 में जो भी कमी आ रही, जैसे कहीं फैक्ट्स नहीं लिखे, कहीं मुझे लगा कि मैंने आंसर राइटिंग में थोड़ी सी गलती कर दी है, और लिमिट वर्ड्स में नहीं लिख पाई थी, तो उस चीज़ पे मैंने फोकस किया। मेरी कंसेप्चुअल अप्रोच अच्छी रही थी हमेशा, लेकिन फैक्ट्स में मैं थोड़ा सा, मैं शुरू से क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड से रही हूँ, तो मुझसे रट्टाफिकेशन होता नहीं है। फिर भी मैंने 2018 में कोशिश की मैं थोड़ा रट पाऊँ, तो उसका नतीजा ये रहा कि मेरे काफ़ी अच्छे नंबर भी आए। सो सर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सर जो मेंस का जो क्वेश्चन होता है उसका नेचर जो होता है राजस्थान के, मतलब कि इसका बहुत उसमें रिच होता है। राजस्थान स्पेशलाइज, राजस्थान लोकल्स के बारे में, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, सर उसको कैसे कवर करें? सर, इसके लिए राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, और सर जैसे लक्ष्य राजस्थान है उसकी हेल्प ली जा सकती है। इसके माध्यम से सर इनके शॉर्ट नोट्स बनाकर हम इसकी अच्छे से तैयारी जो है हो सकती है सर, इसकी तैयारी अच्छे से।
मैम जो है कि आप एक महिला हो, वुमन एम्पावरमेंट की बात करी जाती है कि महिलाओं में जो है कि समाज में उनको अब तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें मिल गई महिलाओं के अधिकार में, लेकिन आपको उन समस्याओं का सामना करना पड़ा था क्या? जैसे कि आप इकोनॉमिकली बहुत वीक भी थी, आपके पिताजी के बचपन में देहांत भी हो गया था, तो ऐसा कोई समस्या का सामना करना पड़ा है जिससे कि मतलब कि आपको लगा होगा कभी कि मतलब इसे वो हो जाना, डिमोटिवेट हो जाना कि मैं इतना बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर सकती हूँ, खास करके उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से महिलाओं की राहों में बाधा तो आती ही हैं और स्ट्रगल एक लाइफ का एक पार्ट है। ये चीज़ बहुत बाद में जब समझ में आती है, जब हम स्ट्रगल करते होते हैं तो स्ट्रगल हमको कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है। और रही बात जैसे सामाजिक दायरे की, महिलाओं को एक सामाजिक दायरे में रह के भी प्रिपरेशन करनी होती है, कुछ भी अपने सपने होते हैं उनको पूरा करने के लिए अपने बेसिस पे ही प्रयास करने पड़ते हैं। तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन आई कि मैं टूट गई, मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा और मुझे नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ लोग आपके आसपास ऐसे मिल जाएंगे जो आपको नेगेटिवली अप्रोच करेंगे, तो मैंने उन चीज़ों से नेगेटिव एनर्जी ली, उनको मैंने कुछ नहीं कहा, बस मुझे ये लगा कि जिस दिन रिजल्ट आएगा वो अपने आप जवाब दे देगा, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मैं इस चीज़ को नेगेटिव एनर्जी के रूप में लेती और फिर स्ट्रगल कोई बड़ी बात नहीं होती। मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं कभी कमज़ोर होती नहीं है, बस बना दी जाती हैं। जी सर जो है कि परिवार के साथ प्रिपरेशन करना, बहुत लोग कम उम्र में शादी भी हो जाती है या फिर और किसी काम में, जैसे प्राइवेट जॉब करना, आप दोनों जैसे टीचर हैं, ऑलरेडी एक सर्विस कर रहे हैं आप लोग, तो इसके साथ कैसे मतलब मैनेज किया आप लोगों ने अपने प्रिपरेशन को? सर जॉब ओनली 6 घंटे की होती है, उसके अलावा जो फैमिली है उसको आप 1 घंटे 2 घंटे का समय देकर बाकी का जो समय है वो स्टडी में लगा सकते हैं। और यकीन मानिए बहुत अच्छी तैयारी होती है, क्योंकि जॉब के साथ आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि हमें फाइनेंशियल हेल्प तो मिल ही रही है, तो जॉब के साथ सर अच्छी तैयारी हो सकती है सर, बहुत अच्छे से। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट मेरे चैनल के माध्यम आप सबको सुन रहे हैं, उनके लिए आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? मैं यही 2 शब्द कहना चाहूँगा कि एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और सपने देखिए खूब, और उन सपनों को पाने के लिए बिल्कुल अच्छे से जुट जाइए। मैम आपका क्या कहना है, मतलब कि उस एस्पिरेंट के लिए जो आपको सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से? मेरा बस ये कहना है कि आपका कोई भी लक्ष्य है आपसे बड़ा नहीं है। आप जिस भी लक्ष्य को चाहो और उसमें अपनी जितनी ज़्यादा शिद्दत डाल सको, अपना समर्पण डाल सको, तो कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, आप उसको पा सकते हैं। चाहे कितने बड़े स्ट्रगल आपके सामने आए, कितनी बाधाएं आपके सामने, आप निश्चित रूप से उनको पार पा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच विष्णु बंसल सर और अंजू अग्रवाल मैम कि आप लोगों ने एक प्रेशर समय निकाल हमसे बात किया। हम भी दिल्ली से चल के आप लोगों का इंटरव्यू करने के लिए आए हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस भी समाज से जुड़ेंगे, जिस भी पोस्ट पे आप लोग जा रहे हैं, वहाँ ऐसे आप लोग नीति निर्माता साबित होंगे कि जो निचले तबके के आम जनमानस है, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके आप दोनों लोग भाग्य विधाता के तौर पर काम करेंगे। आप दोनों लोग को उज्जवल भविष्य की कामनाएं देते हैं और उम्मीद करते फिर आगे आप लोग से मुलाकात होगी। दोस्तों अब हमारे साथ विष्णु बंसल सर के माता पिता जी हैं और अंजू अग्रवाल मैम की माता जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जब कोई इनका बेटा या बेटी टॉप करता है तो वो कैसा मतलब फील करते हैं। और सर तो शादीशुदा हैं, इनकी वाइफ भी हैं, तो इनसे ही पूछेंगे कि मतलब एक हस्बैंड जब टीचर होते हैं, जब 3य क्लास को जो मतलब गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और फिर एक क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं, तो फीलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले हम अंकल जी से पूछते हैं, अंकल जी कैसा लग रहा है कि मतलब कि विष्णु बंसल सर मतलब कि टीचर से सिलेक्ट हुए हैं और SDM बने हैं? तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये मतलब आपने सोचा था कि टीचर हैं और अचानक से मतलब SDM बनेंगे? नहीं साहब, ये नहीं सोचा जी, थोड़ा सा आगे बोलिए। था। हाँ, ऐसा नहीं सोचा था। अच्छा, ये कितना मेहनत करते थे? मैं काफ़ी की हूँ। अच्छा, हाँ आपने पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी थी? हाँ, काफ़ी पढ़ाई। अच्छा, काफ़ी पढ़ाया आपने। अच्छा, ये काफ़ी शुरू से पढ़ने में कैसे थे? तेज था शुरू से पढ़ने में तेज? हाँ शुरू से। तो मतलब आपकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप अपने उम्र के जैसे कि जाते होंगे बाहर, तो आपके जैसे बूढ़े लोग होंगे आपके जो कहते होंगे कि आपका बेटा SDM बन गया, तो आपको कैसा फील होता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता था। अच्छा लगता है जी। तो और बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो कि इन्हीं की उम्र के या फिर हमारी उम्र के जो बेटा बेटी आपको सुन रहा है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने ज़िंदगी में कैसे और आगे बढ़ें? आगे बढ़ें साहब इस तरह, मतलब ये आगे प्रोग्रेस ही करें आगे। जी ओके, तो अब हम मैम से पूछेंगे जो सर की धर्मपत्नी जी हैं। तो मैम कैसा लग रहा है कि आपका हस्बैंड जो है टीचर से SDM बने हैं? आपने सोचा था कि मेरे पति जो है कि टीचर है, जो कि आज मतलब इतना बड़ा ऑफिसर बनेंगे? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे हस्बैंड इतना आगे बढ़ गया, RAS की पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया इनका। पर हाँ, ये शुरू से मतलब इंटेलिजेंट, इनका मन था पढ़ने में। देखिए, एक धर्मपत्नी जो होती हैं अपने हस्बैंड के लिए एक परछाई की तरह होती हैं। आपको अच्छे से पता है उनका रूटीन क्या होता होगा, टाइम टेबल क्या होता होगा। तो सुबह जगने के बाद मतलब इनका पूरा डेली रूटीन क्या हुआ करता था?
वही सुबह उठ के अपना काम करना, फिर अपने स्कूल जाते थे ये, फिर 1-1:15 बजे करीब स्कूल से आते थे ये। स्कूल के आने के बाद वही खाना वगैरह खाना, थोड़ी देर आराम करना, फिर शाम को पढ़ना और नाइट में भी काफ़ी देर तक पढ़ती थी। ओके। हाँ। अब मतलब आपके जान पहचान की जो औरतें हैं, जो आपकी सखी सहेलियाँ हैं, वो कहती हैं कि यार आपका तो हस्बैंड अब SDM बन गए हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं लोग? कहते हैं, सब टोकते हैं ये बात। अच्छा। मैं घर से बाहर निकलती हूँ, सबको अच्छा लगता है, कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं, सबके बधाई हो, बहुत अच्छा लगता है। ओके। तो और क्या कहना चाहेंगे? मान गए कि बहुत सारी ऐसे औरतें होंगी जिनके हस्बैंड प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मतलब उनको कैसे सपोर्ट कर सकती हैं एक महिला जो शादीशुदा है अपने हस्बैंड को? देखो, यदि हस्बैंड आगे बढ़ना चाहता है तो उसको मतलब पढ़ने दो, ऐसे नहीं कि घर गृहस्थी के चक्कर में उसको रोक दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि वो पढ़ने में होशियार है, इंटेलिजेंट है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उनको पढ़ने दो। थोड़ी देर देखो अपना ये बच्चे को संभाल लो, वो आगे बढ़ जाएंगे, फिर अपनी भी देखो लाइफ अच्छी सेट हो जाएगी। ये है। सर के दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं किए हैं और एक प्यारी गुड़िया है ये। अब हम अंजू मैम की माता से जानना चाहेंगे, थोड़ा सा इधर साइड होइए बाबू आप, कि आंटी जी कैसा फील हो रहा है कि आपकी बेटी जो है कि मतलब आजकल के समाज में तो बेटियों को उतना मतलब तरजीह मतलब नहीं दिया जाता, उतना अच्छी तालीम नहीं होती है, अभी भी हमारा सोसाइटी कहीं ना कहीं समाज पीछे है, तो मतलब आपने इतनी अच्छी तालीम दी है, आपकी बेटी ऑफिसर बन रही है, कैसा मतलब आपको लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बधाई मिलती है मेरी लड़की को, बहुत खुश होती हूँ मैं। तो आंटी जी जैसे कि हम इंटरव्यू जब इनसे कर रहे थे तो ये बता रही थी कि बहुत संघर्ष करी हैं, आपने भी बहुत संघर्ष किया है, तो आपने इनको मतलब कितना हार्ड वर्क करवाया है इनसे कि आज आपकी बेटी मतलब होता ही है कि 27-28 साल उम्र होगी, 25 साल उम्र होगी तो शादी कर दो बेटी की, ऐसा कहा जाता है, लेकिन आप इनको पढ़ाई, तो मतलब ये आपको कहाँ से मतलब ये मतलब छोट आया कि मतलब नहीं हम इनको पढ़ाएंगे बेटी को? तो शुरू से होशियार ही थे पढ़ने में, पहले तो पटवारी की जॉब पकड़ी, फिर टीचर की पकड़ी, फिर RS की जॉब पकड़ ली, कितनी मेहनत करी। आप मेहनत से हुई है। तो अब हम आंटी से बात करेंगे, विष्णु बंसल सर की आंटी माता से बात करेंगे। तो आंटी जी कैसा लग रहा है कि मतलब सर बने हैं, तो आपको कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरा बच्चा आज इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया, बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ मैं। अच्छा, मतलब आपने कभी सोचा था कि सिर्फ ये सोच ली थी आपकी जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो गए हैं, टीचर बन गए हैं, आराम से 50-60 हज़ार की सैलरी होगी तो इतना में गुजारा चल जाएगा, ज़िंदगी कट जाएगी, आप कभी सोची थी कि मतलब ऑफिसर बने? नहीं, ये तो हम सोचते कि ये पढ़ाई बहुत करता था कि आगे बढ़ेगा, ये ज़रूर बढ़ेगा, पर इसके पापा को नहीं था विश्वास। अच्छा, विश्वास नहीं? इसके पापा को ये था कि दुकान पर ही रहे, लेकिन ये दुकान पर नहीं रहेगा। मतलब पुश्तैनी बिजनेस समय? हाँ, इनके पापा को यही था दुकान पर रहना चाहिए, लेकिन नहीं, ये बच्चा दुकान पर नहीं रहेगा, ये बच्चा बाहर निकलेगा। हाँ। और ऊंचा अफसर बनेगा। जी, आपको ये पता था कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि मतलब? ऐसा नहीं मालूम था मुझे। अच्छा, क्या जानती थी कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? अब मैं ऐसे ना जानती थी, हाँ, तो हमारी बच्चियाँ में बता दी थी, मम्मी किसी दिन हमारा भैया बहुत ऊंचा अफसर बनेगा। अच्छा अच्छा। मैं लाली बनेगा ही, देख लेना। चलिए, अच्छी बात है। और ये बताइए कि और भी बहुत सारे बेटियां सुन रही हैं आपकी, जो आप मेरे उम्र की, सर की उम्र की, मैम की उम्र की होंगे सब, तो उनसे क्या कहना चाह रही हैं? और आपके इस बूढ़ी माताएं जो हैं उन लोगों से क्या गुजारिश करना चाहेंगी कि अपने बेटा बेटियों कैसे हों? अगर उनके बच्चे आगे निकलना चाहें तो पढ़ाए, रोके नहीं उनने। अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है दोस्तों। तो आपने सुना कि विष्णु बंसल सर के माता पिता जी और अंजू अग्रवाल मैम के माता जी हैं और विष्णु सर की उनकी धर्म पत्नी भी है, तो एक फीलिंग क्या होती है? अब चूँकि इतने लोग हैं यहाँ बैठे हुए, तो मुझे घूम घूम के सबसे क्वेश्चन करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आप देख सकते हैं। तभी मेहनत करो, तभी सिलेक्ट होगे और एक दिन आपके फैमिली के साथ भी ऐसे ही वाली फीलिंग होगी।